हर घर पाठशाला कार्यक्रम के अंतर्गत आज +1 के भूगोल के विद्यार्थियों के इस सत्र में मैं रमेश नेगी, प्रवक्ता भूगोल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बांदली ढाढस, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, इस वर्ष इस प्रकार से पढ़ाई के माध्यम के द्वारा पाठ्यक्रम को पूर्ण करते हुए हम अंतिम कड़ी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमारा आज का जो विषय है प्राकृतिक आपदाएं और महाविपदाएं। इसी टॉपिक में प्राकृतिक आपदा का वर्गीकरण, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने इससे पूर्व भौतिक भूगोल के अध्ययन में +1 के भौतिक भूगोल के अध्ययन में आपने पढ़ा है कि भूगोल में हम पृथ्वी तल का अध्ययन करते हैं और पृथ्वी तल के चारों ओर स्थल, जल, वायु, जैव, ये महत्वपूर्ण 4 कारक हैं जिनसे हमारे प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होता है। और इस प्राकृतिक वातावरण में सामान्य रूप से घटित होने वाली घटनाएं जिनसे आप सभी परिचित हैं, जो हमारे चारों ओर होती है, जैसे आपने देखा है सर्दियाँ, गर्मियाँ, बरसात में बारिश होती है। इसी प्रकार से वायुमंडल में तेज़ हवाएं चलती है, तूफान आते हैं, वर्षा होती है। स्थल भाग, पर्वत, पठार, मैदान विभिन्न आकृतियों के हैं। तो ये सामान्य क्रियाएं हैं, सामान्य घटनाएं हैं जो हमारे प्राकृतिक वातावरण में होती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो बिना किसी व्यवधान के चलती रहती है। और इसी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप सुनामी तरंगें, भूकंप, ज्वालामुखी, ओलावृष्टि, बवंडर, धूल भरी आंधियाँ, ये विभिन्न प्रकार की क्रियाएं परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक वातावरण में होती रहती है। इसके अतिरिक्त इन परिवर्तनों का विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ है और उसको समझने में समय, व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। प्रकृति की दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं है, अर्थात प्रकृति के लिए ना तो अच्छा है ना कोई बुरा है। अर्थात प्रकृति में इस प्रकार की कोई भी क्रिया जो होती है, घटना होती है, तो प्रकृति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा और बुरा तो ये मानवीय दृष्टिकोण से होता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि हमारी प्रकृति में जो ये सामान्य रूप से क्रियाएं होती है, घटनाएं होती है, कभी ज्वालामुखी उद्गार होता है, कभी भूकंप आ जाते हैं, कभी तेज़ गति से आंधियाँ चलती है, कभी धरातल की आकृतियों में परिवर्तन होता है। तो ये जो सामान्य घटनाएं हैं, या जब ये सामान्य से कुछ ज़्यादा बड़ी क्रिया के रूप में होती है, तो इसे हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। सामान्यतः महाविपदाएं और विशिष्ट रूप से प्राकृतिक आपदाएं कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें मानव जाति पसंद नहीं करती और मानव को उनसे डर लगता है। तो उम्मीद है आप प्राकृतिक आपदाओं को समझ गए होंगे। वैसे आपदा क्या है, आप इसको समझ सकते हैं। आपदा प्राय एक अनपेक्षित घटना होती है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं होती। ये थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसकी वजह से मानव जीवन की क्रियाकलाप अवरुद्ध होते हैं तथा बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। अतः इससे निपटने के लिए हमें सामान्य दी जाने वाली वैधानिक आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो आपदा क्या है? प्रकृति में घटित होने वाली इस प्रकार की घटनाएं जो सामान्य घटनाओं से अलग होती है, उसे हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। महाविपदाएं महाविपदाएं डिजास्टर
अगर हम इसको परिभाषित करें तो महाविपदा मानव नियंत्रण से बाहर की शक्तियों से विकसित होने वाली अवांछनीय घटना है जो थोड़ी सी या बिना कोई चेतावनी दिए प्रहार करती है, जिससे मृत्यु तथा बहुत से लोगों को क्षति सहित जीवन तथा संपत्ति का गंभीर नुकसान होता है और जिसके कारण सामान्य रूप से प्रदान की जाने वाली कानूनी आपातकालीन सेवाओं से अधिक प्रयासों की आवश्यकता होती है। महाविपदाएं क्या होती है? जब इस प्रकार की कोई घटना बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत बड़े जन समूह को किसी न किसी प्रकार के नुकसान के रूप में इस प्रकार का परिवर्तन प्रकृति में हो, चाहे वो जल में है, स्थल में है, वायु में है, जैव में है, जिसका कि मानव जीवन पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, नुकसान होता है, तो उससे ऐसी क्रिया जो अचानक हो जाती है उसे हम महाविपदाएं कहते हैं। ये महाविपदाएं और प्राकृतिक आपदाएं प्राय ऐसा देखा गया है विद्वान लोग महाविपदाओं और प्राकृतिक आपदाओं को एक ऐसा समझते हैं, यद्यपि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित घटना है फिर भी एक दूसरे से भिन्न है, अतः दोनों में अंतर समझना चाहिए। प्राकृतिक आपदाएं प्राकृतिक पर्यावरण में पाई जाने वाली ऐसी परिस्थितियां हैं जो लोगों या संपत्ति अथवा दोनों को हानि पहुंचाती है। प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में प्राकृतिक महाविपदाएं अपेक्षाकृत आकस्मिक होती है और बड़े पैमाने पर मृत्यु, संपत्ति हानि तथा सामाजिक क्षेत्र एवं जीवन की अशांति का कारण बनती है, जिस पर लोगों का कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसा आपने इससे पूर्व पढ़ा है कि भूकंप आते हैं। अब किसी क्षेत्र में जब भूकंप आता है और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के क्रियाकलाप, उनकी बस्तियाँ, जब उस क्षेत्र में भूकंप आएगा तो उनकी मानव द्वारा निर्मित क्रियाओं पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और मानव को उसका नुकसान होगा, मानव के जन धन का उससे नुकसान होगा। तो इस प्रकार जब भूकंप आता है, ज्वालामुखी आती है, अचानक इस प्रकार की परिवर्तन प्रकृति में होता है, तो उसे हम महाविपदा कहते हैं। और इस प्रकार से महाविपदा हमारे प्राकृतिक परिस्थितियों में, प्राकृतिक वातावरण में ऐसे अवांछनीय परिवर्तन जो मानव के लिए नुकसान पहुंचाते हैं, हानिकारक होते हैं, उसे हम प्राकृतिक आपदाएं और महाविपदाएं कहते हैं। अगर पीछे हम 50 साल 100 साल का अध्ययन करें तो प्राकृतिक आपदाओं और महाविपदाओं का परिवर्तित प्रतिरूप पूरे विश्व में देखने को मिला है। पूरी दुनिया में जिस प्रकार से प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन होते थे, वो परिवर्तन अब उनका बदला हुआ स्वरूप हो रहा है। प्रकृति में इस प्रकार के परिवर्तन केवल प्रकृति में नहीं होते या प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न नहीं होते, बल्कि कई प्रकार के इस प्रकार के परिवर्तन मानव निर्मित भी होते हैं। जैसे भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, एक कारखाने से जहरीली गैस का रिसाव हो गया था और आसपास के सैकड़ों किलोमीटर तक उसका प्रभाव पड़ा और वहाँ रहने वाले लोग उससे प्रभावित हुए। इसी तरह से चेर्नोबिल नाभिकीय त्रासदी और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन, हरित गैसों का वायु में जाना, शोर, वायु, जल, मृदा प्रदूषण, ये सभी ऐसे कारक हैं जो मानव निर्मित है। जिन क्रियाओं में प्रकृति में जो परिवर्तन है वो प्राकृतिक नहीं है, वो मानव निर्मित है। परंतु अधिकांश जो मानव पर प्रभाव पड़ता है महाविपदाओं का, प्राकृतिक आपदाओं का, वो ज़्यादातर प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा ही उत्पन्न होती है। और पिछले कुछ दशक से प्रकृति में होने वाले इस परिवर्तन में प्रकृति की क्रियाओं में परिवर्तन के प्रतिरूप में भी परिवर्तन हुआ है। मानव की पृथ्वी तल पर जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ प्राकृतिक साधनों का भी ज़्यादा से ज़्यादा दोहन हो रहा है। वन काटे जा रहे हैं, कृषि के लिए भूमि साफ की जा रही है, बस्तियां बनाने के लिए नगर बढ़ रहे हैं, बस्तियां बढ़ रही है, जिससे कि
प्रकृति में कुछ अवांछनीय परिवर्तन मानवीय क्रियाओं के द्वारा भी हो रहे हैं, जिससे कि प्राकृतिक क्रियाओं में जो परिवर्तन है वो मानव के क्रियाओं के परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न हो रहे हैं। अर्थात प्रकृति में ये जो परिवर्तन होते हैं, जिससे कि प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, ये एक नियम है, परंतु वो जो परिवर्तन है उसको होने में कहीं ना कहीं मानव का भी अब योगदान देखा जा रहा है। नेक्स्ट है अगला हमारा टॉपिक, प्राकृतिक आपदा का वर्गीकरण या प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। प्राकृतिक आपदाओं के वर्गीकरण को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है: वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय और जैविक। चलिए सबसे पहले लेते हैं वायुमंडलीय परिवर्तन। वायुमंडलीय परिवर्तन अर्थात पृथ्वी के तल से ऊपर अंतरिक्ष की ओर पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए विशाल गैसों का जो आवरण है, उसी से ही वायुमंडल का निर्माण हुआ है। इस वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों के साथ साथ जलवाष्प, धूल के कण और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो क्रिया के रूप में कार्य करता है वो है सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, ऊष्मा, जिसके द्वारा कि वायुमंडल में विक्षोभ उत्पन्न होते हैं और वायुमंडल में पवनों का चलना, जलवाष्प का वायुमंडल में पहुंचना, ठंडा होना, घनीभूत होना और वर्षण के रूप में धरातल पर आना, तो ये विभिन्न प्रकार की क्रियाएं वायुमंडल में होती है। तो वायुमंडल से कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं जो प्राकृतिक आपदाओं का रूप धारण करती है धरातल के ऊपर और मानव जीवन को नुकसान पहुंचाती है या मानव के लिए नुकसानदायक है, जैसे बर्फानी तूफान, तड़ित झंझा, तड़ित टॉर्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, कारकापात, पाला, लू, शीतलहर, ये धरातल पर होने वाली सभी इस प्रकार की घटनाएं हैं जो वायुमंडल से उत्पन्न होती है। वायुमंडल से उत्पन्न इन घटनाओं में मानव जीवन पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब होता है, वर्षा हो रही होती है, लाइटनिंग होती है, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पृथ्वी के तल पर मानव जीवन के लिए हानिकारक होता है। और इसी प्रकार से तेज़ गति से हवाओं का चलना, आंधियों का आना, अत्यधिक बर्फ़ का पड़ना, इससे भी मानव जीवन को के विभिन्न पहलुओं पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जिन क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन है वहाँ पर सामान्य से अधिक मात्रा में बर्फ़ पड़ना या तेज़ गति से हवाएं चलना, आंधियाँ आना, मानव द्वारा निर्मित बस्तियाँ, सड़कें या इसके अलावा कम्युनिकेशन के सोर्सेज, वो सारे टूट जाते हैं और इस प्रकार से मानव जीवन के लिए एक बहुत क्षति होती है। इसीलिए मानव के लिए प्राकृतिक आपदाओं के रूप में जाना जाता है। तो ये वायुमंडलीय आपदाएं पृथ्वी के तल पर होती है। दूसरा है भौमिक। भौमिक के अंतर्गत पृथ्वी के, जैसा आपने पढ़ा है, इससे पूर्व आपने पढ़ा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से 2 प्रकार की क्रियाएं अक्सर उत्पन्न होती है। वो है भूकंप और ज्वालामुखी। जब किसी क्षेत्र में भूकंप आता है, भूकंप आने से धरातल हिलता है और धरातल के हिलने से मानव अपने क्रियाओं के अंतर्गत मानवीय बस्तियाँ, सड़कें, पुल या विभिन्न प्रकार के मानवीय कार्य जो पृथ्वी तल के ऊपर मानव ने विकसित किए हैं, उसके लिए मानव के लिए बहुत हानिकारक होता है। और कहीं पर ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, मानवीय बस्तियाँ वहाँ हैं या मानव के कार्य क्षेत्र हैं, कोई खेत हैं, तो वो सारे नष्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा भूस्खलन है। पर्वतीय क्षेत्रों में अक्सर इसी प्रकार की क्रिया का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पर्वत के ऊपरी ढलानों से चट्टानें, मिट्टी का खिसक कर नीचे आना, तो नीचे बनी हुई बस्तियां या फिर नीचे बने हुए खेत वो पूरी तरह से उसको नुकसान होता है। ज्वालामुखी क्रियाएं जहाँ होती है वहाँ के वायुमंडल पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है।
विषैली गैसें और तापमान आसपास के क्षेत्र में बढ़ जाता है और लावा आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, वहाँ पर जो जीव हैं या वनस्पति है उनको नुकसान होता है और नई धरातल की स्थलाकृति का वहाँ निर्माण होता है। तो ये भौमिक आपदाएं जो भूतल पर उत्पन्न होती है, दूसरा प्रकार है। और तीसरा प्रकार है जलीय। जलीय प्रकार के अंतर्गत आप यहाँ देख सकते हैं जलीय प्रकार के अंतर्गत बाढ़ें आती है, ज्वारीय तरंगें हैं, महासागरीय धाराएं हैं, तूफानी सर्ज है, सुनामी तरंग आपने सुना है। समुद्र में जो तरंगें उत्पन्न होती है, सामान्य रूप से जो तरंगें उत्पन्न होती है ज्वार भाटा के रूप में, परंतु जब कभी समुद्र के तल के नीचे ज़मीन में भूकंप आता है तो उससे समुद्र का पानी हिल जाता है और हिलने से जो तरंगें उत्पन्न होती है वो सामान्य तरंगें नहीं होती और इस प्रकार से वो तरंगें आगे पीछे उत्पन्न होने वाली तरंगों से बिल्कुल बड़ी होती है और असामान्य होती है। जब ये तरंगें तट पर पहुंचती है तो तट पर इन तरंगों के द्वारा बहुत नुकसान होता है, जिन्हें हम सुनामी तरंगें कहते हैं। वायुमंडल में वो विभिन्न वायु राशियों के परिणाम स्वरूप तूफानों की उत्पत्ति होती है और इसी के अंतर्गत समुद्र के जल में सागरीय धाराएं उत्पन्न होती है, जिसका प्रभाव उष्ण से शीतोष्ण की ओर, शीत की ओर और शीत क्षेत्रों से उष्ण क्षेत्रों की ओर गर्म और ठंडी जल धाराओं के बहने के परिणाम स्वरूप होता है। और इसके अलावा जब धरातल के ऊपर जिन क्षेत्रों में अत्यधिक सामान्य से ज़्यादा वर्षा होती है तो वहाँ मैदानी क्षेत्रों में पानी भर जाता है और पानी भरने से उन क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, जिससे कि सारी कृषि की भूमि, वनस्पति, जीव जंतु पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाते हैं और इन बाढ़ों का मैदानी क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होता है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो जलीय आपदाएं हैं। और नेक्स्ट है आगे जैविक आपदाएं। जैविक आपदाओं के अंतर्गत पृथ्वी तल के ऊपर लाखों करोड़ों किस्म के जीव जंतु हैं और इन्हीं जीव जंतुओं में जब किन्हीं जीवों की मात्रा वायुमंडलीय दशाओं के परिणाम स्वरूप बढ़ जाती है, घट जाती है, तो उसका प्रभाव पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले अन्य जीवों पर भी पड़ जाता है। आपने देखा है जैसे बरसात के मौसम में बहुत सारे कीड़े मकोड़े जीव जंतु पैदा हो जाते हैं, सर्दियाँ आती है, गर्मियाँ आती हैं, तो उस समय वो उनकी किस्में बदल जाती है या कम हो जाते हैं। तो भौतिक पर्यावरण की विभिन्न दशाओं के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ये सभी ये सामान्य परिवर्तन है जैव मंडल में, परंतु कई बार किन्हीं जीवों की मात्रा, कई बार आपने देखा है कि टिड्डियाँ बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ जाती है और जिन क्षेत्रों से भी वो गुजरती है वहाँ के अन्य जीव और वहाँ पर वनस्पति को नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार से कई बार कई क्षेत्रों में पूरी फसल नष्ट हो जाती है, तबाह हो जाती है। इसके अलावा आपने देखा है जैसे कई बर्ड फ्लू है, इस प्रकार की बीमारियां हैं, डेंगू है, बुखार होता है, तो ये मच्छर से फैलता है, या बर्ड फ्लू है जिससे कि पक्षियों में इसका ज़्यादा नुकसान में से ये बीमारी फैलती है और मानव तक भी पहुंचती है, जिस मानव को भी इसका नुकसान होता है। और हाल ही में आपने देखा है कोरोना वायरस, ये भी एक डिजास्टर के रूप में है, ये भी एक जैविक आपदा है, बायोलॉजिकल है। इस प्रकार का जीवाणु कीटाणु पैदा हो गया है जिसका जो मानव जीवन के लिए बहुत खतरा बना हुआ है। तो इस प्रकार के आपदाओं को हम जैविक आपदाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं का जो वर्गीकरण है इसे हम चार वर्गों में बांट सकते हैं। वायुमंडलीय, जो वायु के कारण उत्पन्न होते हैं, स्थलीय, जो स्थल भाग के
या पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं। वायुमंडल में जैसे बर्फानी तूफान, तड़ित झंझा, तड़ित बवंडर, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, ओलावृष्टि, पाला, गर्मी, लू, शीतलहर। और स्थलीय भाग में जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, भूस्खलन, हिमस्खलन, अवतलन। और जलीय में जैसे बाढ़ें हैं, ज्वरीय तरंगे हैं, महासागरीय धाराएं हैं, तूफानी सर्ज है, तूफान है। और जैविक में जैसे उपनिवेशक के रूप में पौधों और जीवों का, टिड्डी दल के रूप में, या फफूंदी या जीवाणुओं के रूप में कीड़ों के झुंडों का उत्पन्न होना, या पक्षियों में जैसे फ्लू है, डेंगू है, या विभिन्न प्रकार के वायरल है, और जैसे कोरोना वायरस है। इस प्रकार के कीटाणु जो मानव जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं या भारी मात्रा में मानव जीवन को क्षति होती है, तो ये हमारे प्राकृतिक आपदा और महाविपदाओं के प्रकार हैं जो इससे उत्पन्न होते हैं। तो पूरी दुनिया में प्राकृतिक आपदा और नवीकरण और अंतर्राष्ट्रीय दशक योकोहामा रणनीति और सुरक्षा संसार के लिए कार्य योजना पूरे दुनिया में विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इन सभी प्राकृतिक आपदाओं के ऊपर इनसे बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों तथा अन्य देशों की एक बैठक प्राकृतिक आपदा नवीनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस 23 से 27 मई 1994 को योकोहामा नगर में हुई थी। और इस बैठक में ये स्वीकार किया गया था कि पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन और आर्थिक क्षति अधिक हुई है तथा समाज सामान्यतः प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुभेद्य हो गए हैं। और ये भी स्वीकार किया गया कि ये आपदाएं विशेषकर विकासशील देशों के गरीब और साधनहीन समुदाय को अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि ये देश इसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस बैठक में एक दशक तथा उसके बाद भी इन आपदाओं से होने वाले क्षति को कम करने की रणनीति योकोहामा रणनीति के नाम से अपनाई गई है। तो 1994 में 23 से 27 मई तक जापान के योकोहामा नामक स्थान पर विश्व संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न देशों के बीच में एक बैठक हुई और प्राकृतिक आपदाओं क्या होती है, इनसे कैसे निपटना है, इसके ऊपर एक रणनीति का निर्माण पूरे विश्व में किया गया, जिसमें कुछ प्रस्ताव पास किए गए। जिसमें कि सबसे पहला प्रस्ताव था, ये दर्ज होगा कि हर देश की प्रमुख जिम्मेवारी है कि वो प्राकृतिक आपदाओं से अपने नागरिकों की रक्षा करे। ये विकासशील देश, विशेष रूप से सबसे कम विकसित और चारों ओर से भूवृद्ध देशों तथा छोटे द्वीपीय विकासशील देशों का अप्रवर्तपूर्वक ध्यान देगा। तो इस प्रकार से कुछ वहाँ पर संकल्प लिए गए और जिनके आधार पर पूरे विश्व में प्राकृतिक आपदाओं और महाविपदाओं का सामना करने और इनसे निपटने के लिए पूरे विश्व में एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया गया। तो योकोहामा नीति के अंतर्गत इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का प्रयास, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी, किस प्रकार से वैचारिक भावनाओं का विकास करके हम इसका सामना कर सकते हैं, इस सारणी पर नज़र डालें तो 1948 से अब तक विश्व में के विभिन्न भागों में जो महत्वपूर्ण प्राकृतिक आपदाएं और महाविपदाएं आई है, जैसे 1948 में सोवियत संघ में भूकंप आया, लगभग 1,10,000 लोग मारे गए थे। इसी तरह से 1949 में चीन में बाढ़ आई, 57,000 लोग मारे गए थे। 1954 में चीन में फिर बाढ़ आई, 30,000 लोग मारे गए थे। 1965 में पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, वहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया, 36,000 लोग मारे गए थे। 1968 में ईरान में भूकंप आया, 30,000 लोग मारे गए थे। 1970 में दक्षिण अमेरिका के पेरू में भूकंप आया, लगभग 66,000 लोग मारे गए थे। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, वहाँ फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया और लगभग 5 लाख लोग मारे गए थे। 1971 में भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया, 30,000 लोग मारे गए थे। चीन में भूकंप आया 1976 में, 7 लाख लोग मारे गए थे 1990 में। तो इस प्रकार से ये विभिन्न सुनामी
2004 में इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, हिंद महासागर में सुनामी आई थी, 5 लाख लोग मारे गए थे। 2005 में भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भूकंप आया, 70,000 लोग मारे गए थे। 2011 में जापान में सुनामी आई, लगभग 15,000 लोग मारे गए थे। तो इस प्रकार से जन की हानि होने के साथ ही मानव की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचता है। और ये तो प्रकृति में तो एक सामान्य घटना है, सामान्य क्रिया है, सामान्य परिवर्तन है, परंतु मानव जीवन पर इसका बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। मानव के लिए ये बहुत हानिकारक और नुकसानदायक होती है। तो इस प्रकार से योकोहामा नीति में कुछ प्रस्ताव पास करके पूरे विश्व में, खास तौर से विकासशील देशों में, इसके प्रभाव को कम करने के लिए, इसकी हानि को कम करने के लिए, क्योंकि अक्सर विकासशील देश साधन संपन्न नहीं है और उन देशों में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो प्राकृतिक आपदाएं, तो डियर स्टूडेंट, प्राकृतिक आपदाएं और महाविपदाएं क्या हैं, इनको आप भली भांति समझ गए होंगे। अक्सर प्राकृतिक आपदाएं और महाविपदाएं प्रकृति में होने वाले सामान्य परिवर्तन से अधिक मात्रा में होने वाले परिवर्तन या क्रियाओं को हम प्राकृतिक आपदाएं और महाविपदाएं कहते हैं। और ये इस प्रकार की होती है जिससे कि मानव जीवन को हमेशा, या मानव की सभ्यता संस्कृति को हमेशा इससे नुकसान होता है और बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, इसीलिए इसे महाविपदाएं कहते हैं। तो अगले लेसन में आप, या अगले सत्र में आप इसके द्वारा भारत में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं और महाविपदाएं हैं उसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि आज के इस सत्र में आप प्राकृतिक आपदाओं और महाविपदाओं को समझ गए होंगे और इनका भौतिक वातावरण में या प्राकृतिक वातावरण में इनके वर्गीकरण को आप समझ गए होंगे। और धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का, धन्यवाद।